हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई भूतिया और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। रात के घने अंधेरे में जब चांदनी फीकी पड़ चुकी थी, रमेश अपनी गाड़ी से उतरा। वो शहर से दूर अपनी पुश्तैनी हवेली को देखने आया था, जिसे लोग अब शापित हवेली कहने लगे थे। हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और गांव में इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती थी। कुछ लोगों का मानना था कि वहां आत्माएं रहती हैं, तो कुछ ने अजीब आवाजें सुनने का दावा किया था। हवेली के बाहर खड़े होकर रमेश ने उसकी टूटी हुई खिड़कियों और जर्जर दरवाजों को देखा। दीवारों पर काई जम चुकी थी और जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। गांव के बुजुर्गों ने रमेश को वहां जाने से मना किया था, लेकिन वो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और कांपते हाथों से दरवाजे का जंग लगा ताला खोलने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हरकतों को देख रहा हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुला। हवेली के अंदर गहरा अंधेरा था। रमेश ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और अंदर कदम रखा। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और कमरे में पड़ा पुराना फर्नीचर देखा। हवेली के अंदर एक अजीब सी घुटन थी, मानो वहां कोई अनदेखी ताकत मौजूद हो। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई, जिससे एक तेज आवाज गूंज उठी। रमेश चौंक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सब सिर्फ हवा के कारण हुआ है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ने लगा। पर जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया, उसे ऊपर किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसके पैर ठिठक गए। कौन हो सकता है वहां? हवेली तो सालों से बंद थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसकी हर सांस तेज होती जा रही थी और दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जैसे ही उसने पहली मंजिल पर कदम रखा, एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या हवेली में सच में कोई था, या ये उसकी कल्पना थी? वो डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। पर उसे नहीं पता था कि जो रहस्य इस हवेली में छिपा है, वो उसकी सोच से भी ज्यादा डरावना है। रमेश की आंखें उस अध खुले दरवाजे पर टिक गई। भीतर घना अंधकार पसरा हुआ था, जैसे वहां समय ठहर गया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे को खोला। कमरा किसी जमाने में आलीशान रहा होगा, क्योंकि अब धूल और जाले हर चीज को ढके हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला पड़ा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। रमेश ने एक गहरी सांस ली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे अलमारी के पास जमीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। वो आकृति इंसान जैसी थी, बेहद धुंधली, जैसे धुएं से बनी हो। रमेश को महसूस हुआ कि वो उसे घूर रही है। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे खड़ी हो गई। अचानक हवेली में किसी बच्चे के हंसने की हल्की आवाज गूंज उठी। रमेश ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे की हवा और ठंडी हो गई थी। रमेश को महसूस हुआ
कि जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे खड़ा है। पसीने से भीगा हुआ वो धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक झटके से अलमारी का दरवाजा खुला और अंदर से एक पुराना पीली हो चुकी गुड़िया का सिर जमीन पर गिरा। रमेश उछल पड़ा। अब वो और नहीं रुक सकता था। वो तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने झटके से पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसकी शर्ट पर जलने के निशान पड़ गए थे, जैसे किसी ने जलते हुए हाथों से उसे पकड़ा हो। रमेश अब पूरी तरह डर चुका था। वो किसी भी तरह हवेली से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया, नीचे हॉल से किसी के चलने की आवाज आई। किसी और के भारी कदमों की गूंज हवेली में फैल रही थी। रमेश के कदम जड़ हो गए। कौन था वो? क्या ये सब उसकी कल्पना थी या सच में हवेली में कोई और मौजूद था? अचानक कमरे के कोने से धीमी सी फुसफुसाहट आई। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। रमेश की सांसें थम गई। अब वो हवेली में अकेला नहीं था। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जड़ होकर खड़ा रहा। उसकी आंखें अंधेरे में उस दिशा को घूर रही थी जहां से फुसफुसाहट आई थी। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में फैल गया और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हल्के से हिलने लगी। नीचे से आते भारी कदमों की गूंज अब और करीब आ रही थी। रमेश ने अपने डर को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी धड़ाम की आवाज के साथ सीढ़ियों के नीचे रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। रमेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये सब मेरा भ्रम है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली में उसकी गूंज फैल गई। रमेश डर के मारे पलटा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन उसके हाथ दरवाजे के हैंडल पर पड़ते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा हो। वो घबराकर पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी। अब भी वक्त है, चले जाओ। रमेश की आंखों में डर भर गया। अब वो पूरी तरह समझ चुका था कि यह कोई भ्रम नहीं था। हवेली में कोई शक्ति मौजूद थी और वो नहीं चाहती थी कि रमेश यहाँ रहे। लेकिन रमेश के अंदर का जिज्ञासु मन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और आसपास देखने लगा। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी पर पड़ी, जिसका एक दरवाज़ा अध खुला था। अलमारी के भीतर झांकते ही रमेश का कलेजा मुंह को आ गया। अंदर एक पुराना धूल से भरा लकड़ी का डिब्बा रखा था, जिस पर काले रंग से कुछ लिखा था, मृत आत्मा का अभिशाप। रमेश ने हिम्मत जुटाकर डब्बे को उठाया और उसका ढक्कन खोला। भीतर एक बेहद पुरानी डायरी रखी थी, जिसके पन्ने पीले और जले हुए थे। उसने पहला पन्ना पलटा और उस पर लिखी इबारत पढ़ते ही उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। जिसने भी इस डायरी को खोला है, उसने अपनी मौत को बुला लिया है। अब तुम्हें इस अभिशप्त आत्मा से कोई नहीं बचा सकता। रमेश का सिर चकराने लगा। तभी अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गई और हवा के तेज झोंके के साथ चारों ओर की मोमबत्तियां बुझ गई। एक अजीब सी परछाई कमरे के कोने में उभरने लगी और उसके साथ ही रमेश को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसकी ओर बढ़ रही है। अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है। एक गहरी डरावनी आवाज हवेली में गूंज उठी। रमेश की चीख उसके गले में ही अटक गई। रमेश का शरीर कांप रहा था। हवेली के भीतर हवा जहरीली लगने लगी थी, जैसे किसी ने पूरे माहौल में डर घोल दिया हो। उसके हाथ में पकड़ी डायरी के पन्ने अचानक खुद ब खुद पलटने लगे और एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। अब तुम यहाँ से नहीं बच सकते।
वो आवाज इतनी डरावनी थी कि रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने झट से डायरी फेंक दी और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी सामने के दरवाजे पर एक परछाई उभर आई। वो एक औरत की परछाई थी। लंबे बिखरे बाल, फटे हुए कपड़े और आंखों की जगह काले गड्ढे। उसका शरीर अधर में झूल रहा था, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। तूने इसे छुआ क्यों? उसकी आवाज सीधी रमेश के कानों में गूंजी। वो अब तक का सबसे भयानक अनुभव था। रमेश ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। फर्श पर हाथों की काली आकृतियां उभर रही थी, जैसे कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो। बचाओ! रमेश जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, जैसे हवेली के बाहर उसकी चीख सुनने वाला कोई था ही नहीं। तभी हवा में वो डायरी फिर से उड़ने लगी और सीधा रमेश के सामने जमीन पर गिर गई। पन्नों पर अब नया कुछ लिखा था। इस अभिशाप को मिटाने का एक ही तरीका है, मौत का दरवाजा खोलो। रमेश को अचानक याद आया, गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि हवेली में एक दरवाजा था जिसे कभी खोला नहीं गया। कहा जाता था कि उस दरवाजे के पीछे एक आत्मा को कैद किया गया था। रमेश को अब कुछ समझ आने लगा। उसे खुद को बचाने के लिए उस दरवाजे को खोजना होगा। हिम्मत जुटाकर वो तेजी से हवेली में घूमने लगा। हर कमरा अंधकार से भरा था, हर कोना डरावनी फुसफुसाहटों से गूंज रहा था, पर उसे परवाह नहीं थी। अगर वो दरवाजा नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की थी। आखिरकार एक कोने में उसे एक पुराना दरवाजा दिखा। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इसे खोलने का मतलब है श्राप को मुक्त करना। रमेश के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और तभी एक जलता हुआ लाल प्रकाश उभरा। उस रोशनी के बीच खड़ी थी वही परछाई, अब पहले से भी भयानक। तूने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं हमेशा के लिए आजाद हूँ। रमेश समझ चुका था उसने गलती कर दी थी। वो आत्मा कैद थी और उसे छेड़ने का मतलब था अपने विनाश को बुलाना। अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो। दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श में दरारें पड़ गई। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसका शरीर अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। आत्मा की भयानक हंसी गूंज रही थी। अब तो वे इस हवेली का हिस्सा बनेगा। आखिरी चीज जो रमेश ने देखी वो थी अपना ही प्रतिबिंब, जो अब उसकी जगह हवेली में कैद था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर अब एक नई परछाई थी, बिल्कुल इंसानी लेकिन पूरी तरह स्थिर। अब रमेश भी उस अभिशप्त हवेली का हिस्सा बन चुका था। हवेली अब एक और आत्मा को समेट चुकी थी। गांव में रमेश की गुमशुदगी की खबर आग की तरह फैल गई थी। कई लोग जानते थे कि उसने हवेली में कदम रखा था, लेकिन कोई भी उसे खोजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी हवेली में जाता है वो वापस नहीं लौटता, लेकिन एक व्यक्ति था जो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। संदीप, रमेश का बचपन का दोस्त। जब संदीप को पता चला कि रमेश लापता हो गया है तो उसने तय किया कि वो किसी भी हाल में अपने दोस्त को ढूंढेगा। वो बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब हालात अलग थे। रात के अंधेरे में एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर संदीप उस शापित हवेली की ओर बढ़ा। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी, जैसे कोई सोया हुआ दानव जो जागने ही वाला हो। जैसे उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि किसी ने उसकी गर्दन के पीछे सांस ली हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ये सिर्फ मेरी कल्पना है, उसने खुद को समझाया और अंदर चला गया। हवेली के भीतर खूब अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में जगह जगह मकड़ियों के जाले दिख रहे थे और हवा में सीलन भरी गंध थी।
फर्श पर रमेश के जूतों के निशान अब भी मौजूद थे। लेकिन तभी संदीप संदीप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किसी ने उसका नाम पुकारा था। वो तेजी से मुड़ा और टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के दूसरे कमरे से हल्की हंसी की आवाज आई। वो आवाज रमेश की थी। संदीप का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर उस कमरे की ओर बढ़कर देखा जहां से आवाज आई थी। कमरा खुलते ही उसने देखा रमेश एक कोने में खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था। उसकी आंखें काली थी, शरीर बेजान सा लग रहा था और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। संदीप, तुम यहाँ क्यों आए? संदीप खुशी और डर के बीच फंसा था। रमेश, तू ठीक तो है? सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन रमेश बस मुस्कुराता रहा। मैं अब इस हवेली का हिस्सा हूँ संदीप, और अब तू भी होगा। इतना कहते ही रमेश हवा में ऊपर उठने लगा। अचानक पूरी हवेली में चीखों की गूंज फैल गई और सभी खिड़कियां जोर से बंद हो गई। संदीप को अब समझ आ गया था, रमेश अब वही इंसान नहीं था जिसे वो जानता था। इस हवेली ने उसे अपना हिस्सा बना लिया था। लेकिन क्या अब संदीप भी इस हवेली का शिकार बनेगा? संदीप के पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गई थी। उसके सामने हवा में तैरता रमेश अब इंसान नहीं, बल्कि एक अभिशप्त आत्मा की तरह लग रहा था। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों में बदल चुकी थी और उसकी मुस्कान डरावनी होती जा रही थी। अब तू भी इस हवेली का हिस्सा बनेगा संदीप। हवा में रमेश की आवाज गूंज रही थी। संदीप ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे के कोनों से कई और परछाइयां उभरने लगी और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उनकी आंखों में भयानक चमक थी। संदीप को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसके बैग में रखा पुराना ताबीज हल्का हल्का गर्म हो रहा था। ये वही ताबीज था जो उसे गांव के बुजुर्ग पुजारी ने दिया था। पुजारी ने कहा था, अगर हवेली में कुछ भी गलत हो या कुछ भी गलत लगे तो इसे कसकर पकड़ लेना। संदीप ने झट से ताबीज को मुट्ठी में भींच लिया। अचानक कमरे में एक जोरदार गूंज हुई और हवा में तैरती परछाइयां रुक गई। रमेश की आंखों में पहली बार डर उभरा। ये कहाँ मिला तुझे? उसने घुर्राते हुए पूछा। संदीप को समझ आ गया कि ये ताबीज ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने ताबीज को उठाकर रमेश की ओर बढ़ाया। अगर तुझे इस अभिशाप से बचना है तो तुझे मुझे सच बताना होगा, संदीप चिल्लाया। रमेश के शरीर में झटके आने लगे। उसकी आंखों में अब अजीब सा संघर्ष दिख रहा था। वो अपनी जगह पर कांप रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत से जूझ रहा हो। तभी हवेली की दीवारों पर खून से एक कहानी उभरने लगी। संदीप की नज़र जैसे ही उन लकीरों पर पड़ी, उसे समझ आ गया कि हवेली का रहस्य क्या था। ये हवेली असल में एक तांत्रिक के काले जादू का अड्डा थी। उसे यहाँ कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी और उनकी आत्माओं को कैद कर लिया था। रमेश भी उन्हीं में से एक बन चुका था। लेकिन अगर हवेली के अभिशाप को तोड़ना था तो कुछ ऐसा करना होगा जो अब तक किसी ने नहीं किया था। हवेली को जलाना। संदीप को अपनी योजना बनानी थी, लेकिन क्या वो इस शापित जगह से जिंदा बाहर निकल पाएगा? हवेली की दीवारों पर खून से उभरे शब्द अब धुंधले पड़ने लगे थे, लेकिन संदीप को पूरी कहानी समझ आ चुकी थी। वो जगह सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं, बल्कि एक अभिशप्त कैद खाना थी, जहां तांत्रिक की क्रूर आत्मा ने कई निर्दोष आत्माओं को जकड़ रखा था। रमेश भी अब उसी अभिशाप का हिस्सा बन चुका था। लेकिन संदीप हार मानने के लिए नहीं आया था। अगर मुझे इस हवेली को जलाना है तो कुछ बड़ा करना होगा, उसने खुद से कहा। संदीप ने तुरंत अपनी जेब में रखे माचिस को टटोला, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ये कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक आत्माओं की कैदगाह थी। हवेली को जलाने के लिए सिर्फ आग ही नहीं,
बल्कि किसी शुद्ध शक्ति की जरूरत थी। उसे याद आया कि गांव के मंदिर में रखी गंगा जल की बोतल उसके बैग में थी, जो पुजारी ने उसे दी थी। संदीप ने बोतल निकाली और हवेली के चारों ओर छिड़कना शुरू किया। अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई इसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रमेश अब तड़पने लगा। उसकी आंखें लगातार काले से लाल हो रही थी। लेकिन संदीप को पता था कि यह असली रमेश नहीं था। यह उस तांत्रिक की आत्मा थी जिसने रमेश को अपने वश में कर लिया था। अभिशाप को तोड़ने की आखिरी कोशिश संदीप ने हिम्मत जुटाकर माचिस जलाई और हवेली के लकड़ी के फर्नीचर पर फेंक दी। आग तेजी से भड़क उठी। हवेली के अंदर मौजूद परछाइयां दर्दनाक चीखें मारने लगी। नहीं, यह हवेली कभी नष्ट नहीं हो सकती। अचानक हवेली के बीचों बीच एक अजीब दरवाजा उभर आया। ये वही मौत का दरवाजा था जिसके बारे में रमेश की डायरी में लिखा था। अब संदीप के पास सिर्फ एक ही विकल्प था। उसे रमेश को इस दरवाजे से बाहर निकालना था, वरना वो दोनों हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। संदीप ने दौड़कर रमेश का हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। तुझे मेरे साथ चलना होगा रमेश, ये तू नहीं है। वो रमेश को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रमेश की आंखें अब भी शून्य में खोई हुई थी। संदीप रमेश को झकझोरता है ताकि उसकी अंतरात्मा को जागृत कर सके और उसे समझा सके कि वो इस शैतान से लड़कर अपने आप को वापस पा सके। लेकिन रमेश को कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। उसकी आंखें अभी भी शून्य में ही थी। तभी संदीप ने कुछ चीज अपने बैग से निकाली। अचानक उसे वो चीज याद आई और वो फटाफट से अपने बैग को खोलने लगा और संदीप ने गंगा जल की बोतल अपने बैग से निकाली और उसकी कुछ बूंदें, जो आखिरी बूंदें बची थी, वो रमेश पर छिड़क दी। एक जोरदार गूंज हुई और रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब होश लौट आया था। संदीप, उसने कांपती आवाज में कहा। हाँ भाई, जल्दी भाग, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आग पूरे कमरे में फैल चुकी थी और हवेली की छत गिरने लगी थी। लेकिन फिर भी रमेश ने हिम्मत जुटाकर संदीप के साथ दौड़ लगाई। इस चक्कर में दोनों को काफी चोटें आई, लेकिन दोनों किसी तरह बाहर के दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने हवेली से बाहर कदम रखा, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली धधकती आग में समा गई। भारी धुएं और जलती लकड़ियों के गिरने की आवाज गूंज उठी और धीरे धीरे हवेली राख बन गई। संदीप और रमेश ने दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा। वो हवेली, जो बरसों से गांव में एक डरावनी पहेली बनी हुई थी, अब जलकर खत्म हो चुकी थी। तो हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में ऐसी ही एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।